So today we are going to discuss about सृष्टि उत्पत्ति क्रम, है ना। तो सृष्टि उत्पत्ति क्रम एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्वेश्चन यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, फोकस बनते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि सृष्टि उत्पत्ति को लेकर के अलग अलग दर्शनों में और संहिताओं में क्या मत है। तो प्रकृति और पुरुष दोनों ही अलग अलग सृष्टि का विकास करने में असमर्थ हैं। दोनों का संयोग होने पर ही सृष्टि का विकास होता। तो जैसे दो चीजें होती हैं, प्रकृति और पुरुष, इन दोनों का अपना महत्व है, लेकिन ना तो अकेले प्रकृति सृष्टि उत्पत्ति कर सकती है, ना ही पुरुष। दोनों का जब मिलन होगा तभी सृष्टि की उत्पत्ति होती है। इस चीज को अपने ध्यान रखना है। और ये देखिए सांख्य मतानुसार, हेलो, सांख्य मतानुसार सृष्टि का जो विकास क्रम है रजसी, तो इसमें शब्द आता है, जो इंपॉर्टेंट चीज है ये है अव्यक्त। ठीक है। और अव्यक्त जो है यह मूल प्रकृति है, एक की संख्या में होता है और त्रिगुणात्मक है, तीनों गुणों से युक्त है। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखने का है। और इसी अव्यक्त से जब त्रिगुणात्मक, देखो जब साम्यावस्था में रहते हैं, हाँ कोई नहीं आया, अभी दो ही लोग हैं अपन बस। हो गया, ठीक है। जो सामने ऑडियंस है वो रहेगी, अपन किसका वेट करेंगे। इतने भी सिंसियर नहीं है तो क्या ही कर सकते। चलो, तो अव्यक्त से महान, महान से फिर अहंकार बनता। सिंपल सिंपल चीजें हैं। तो जब इनमें त्रिगुणात्मक, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, तो सत्व रज और तम, है ना, सत्व रज और तम, जब इनमें विक्षोभ होगा, विक्षोभ का मतलब साम्यावस्था में ना रहे, तभी जो होता है सृष्टि उत्पन्न होने की प्रक्रिया आरंभ होती है। तो सबसे पहले महान बनेगा, बहुत ही मिनिस्कुल ये चीजें होती हैं। फिर इसके बाद अहंकार बनेगा, और अहंकार जो है त्रिगुणात्मक यहाँ से, अब यहाँ से प्रकट होना चालू हो जाएगा अहंकार से, है ना। ये सत्व रज और तम, ये वैकारिक तेजस भूतादि। कंफ्यूज करने के लिए आपसे ज्यादा पूछा जा सकता है वैकारिक तेजस भूतादि, तो इसको वैतेभू, है ना, इसको ध्यान में रखें। अब देखो कि वैकारिक और तेजस यानी कि सत्व और रज से मिलके एकादश इंद्रियां बनती हैं, 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय और मन। तो कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है कि बताओ मन की उत्पत्ति किससे होती है, या एकादश इंद्रियों की उत्पत्ति किससे होती है। तो सात्विक और राजस अहंकार के मिलने से होगा। ठीक है ना। और दूसरा आता है कि तेजस और भूतादि, जिसे अपन बोलते हैं ना कि इंद्रियों को अहंकारिक बोला गया, क्यों? क्योंकि ये अहंकार सत्वरजतम इससे उत्पन्न हो रहा है। ठीक है ना। और इधर देखिए कि तेजस और भूतादि से किसकी उत्पत्ति हो रही है? पंच तन मात्रा की उत्पत्ति हो रही है। और फिर ये पंच तन मात्रा अपने स्थूल स्वरूप में आके पंच महाभूत में परिणित हो जाती हैं, और यही फिर पंच महाभूत, पूरा दुनिया सब कुछ इसी पंच महाभूत से ही बनता है। तो इसका हो गया, है ना। ये सांख्य है, ये सुश्रुत भी इसी तरह से बात करते हैं। अब इधर वाला जो चरक मतानुसार, जिसको चरक सपोर्टेड व्यू पॉइंट अपन कह सकते हैं, तो चरक क्या कहते हैं कि पुरुष समन्वित अव्यक्त नाम मूल प्रकृति, है ना। जो अव्यक्त यहाँ पर आता है, इसमें उन्होंने बताया कि पुरुष समन्वित होता है ना, मूल प्रकृति जो है इसमें पुरुष के साथ मिली होती है। और अव्यक्त, इनका बड़ा सीधा सा है, अव्यक्त महान अहंकार, और अहंकार से पंचतन मात्राएं, पंचतन मात्राएं से पंच महाभूत, और इंद्रियां जो होती हैं, देखिए एकादश इंद्रियां भौतिक होती हैं, क्योंकि पंच महाभूतों से डायरेक्ट उत्पन्न हो रही है। तो ये हो गया डायरेक्ट। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल प्रकृति, जिसको अव्यक्त को ही मूल प्रकृति कहा गया है, और हमेशा इसकी संख्या 1 होगी, ध्यान में रखना इस चीज को। मूल प्रकृति 1 की संख्या में और भूत प्रकृति 8 हो रही है। अव्यक्त, महान, अहंकार और पंच तन मात्राएं यहां से अब निकालिए, तो इनकी संख्या टोटल कितनी हो जाएगी? 8।
ठीक है ना। तो भूत प्रकृति में अगर बात किया जाए तो मूल प्रकृति भी सम्मिलित है, देख रहे हो ना, अव्यक्त, महान, अहंकार, पंच तन्मात्रा, ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, लेकिन मूल प्रकृति में अपन देखा जाए तो सिर्फ अव्यक्त आएगा। ठीक है, अब विकार होते हैं षोडश, तो ये पंच महाभूत और एकादश इंद्रिया ये विकार कहलाते हैं, चूंकि पंच तन्मात्राओं के आगे फर्दर ये बनते हैं। तो मूल प्रकृति की संख्या 1, भूत प्रकृति की संख्या 8 और विकार हो गए षोडश। ये सरल सरल चीजें हैं, फटाफट अपन चलते हैं। ये चार्ट पे फोकस करना भैया। सांख्य दर्शन सम्मत क्या, 25 तत्वात्मक ये पूरी सृष्टि होती है, जो प्रकृति जो सृष्टि की उत्पत्ति उन्होंने पूरा बताया हुआ है। और इसमें 25 तत्व जो है इनका विभाजन किया गया। प्रकृति यानी कारण जो है, मूल प्रकृति जो बोला गया 1 की संख्या में, इसको प्रकृति भी कहते हैं। अविद्या, ये थोड़ा नाम थोड़ा अलग अलग है, अटपटे है ना। अविद्या, माया, अव्यक्त, इसी को बोलते हैं, है ना। इसी प्रकृति को या कारण रूप प्रकृति को अविद्या, माया और अव्यक्त भी कहते हैं। संख्या ऑलवेज इसकी 1 होगी। विकृति अपन ने षोडश विकार देखे थे, कार्य है। कारण क्या है, एक ही कारण है, देख रहे हो ना। तो प्रकृति 1 है, विकृति 16 है, यानी कार्य रूप में जो अपन 16 विकार पढ़ते हैं, पंच महाभूत और एकादश इंद्रियां, वो तो इसमें एकादश इंद्रियां और पंच महाभूत आ जाएगा। प्रकृति और विकृति जो कारण और कार्य भी है, जो कारण भी है और कार्य भी, मतलब किसी को उत्पन्न भी करता है और किसी से उत्पन्न होता भी है। और इनकी संख्या कितनी है टोटल, जैसे 8 मूल जो भूत प्रकृति है उसमें अव्यक्त को निकाल दी, क्योंकि अव्यक्त तो सबको पैदा करता है। तो इसमें महान, अहंकार और पंच तन्मात्राएं ये चीजें आती हैं। ठीक है ना। और फिर ना प्रकृति है ना विकृति है, ना कारण है ना कार्य है, वो कौन है, वो पुरुष है। याद रखिएगा, प्रकृति जो है कारण है, और पुरुष जो है ना प्रकृति है ना विकृति है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये पूछा जाता है ये चार्ट, तो इसको पूरा फोकस करके इसको रखो, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है और गलती होती है लोगों से इसमें। चरक ने अव्यक्त को ही पुरुष समन्वित प्रकृति माना है, इसलिए उन्होंने 24 तत्वों का उल्लेख किया हुआ है। ठीक है ना, चरक के 24 तत्व हैं, सांख्य सम्मत जो है 25 तत्व हो गया। योग दर्शन ने 26 तत्व बताया है, तो उन्होंने ईश्वर को ऐड कर दिया। देखिए 26वां तत्व, 24 तत्व और प्लस पुरुष प्लस ईश्वर कर दिया, तो ये हो गया। फिर प्रकृति, पुरुष, वैधर्म जो डिफरेंसेस हैं, देखियो प्रकृति हमेशा एक होती है, उसके पहले कुछ नहीं है ना। पुरुष अनेक होते हैं, जैसे अपन ने पढ़ा एक धातु, षड धातु, चतुर्विंशति तत्वात्मक, सप्तदश धातु, दुनिया भर की। प्रकृति हमेशा अचेतन होती है, लेकिन पुरुष चेतना युक्त होता है, सचेतन होता है, आत्मा है ना। ये त्रिगुणात्मक होती है, सत्व, रज और तम तीनों गुणों से युक्त होती है ऑलवेज, ये ध्यान रखिएगा। और ये निर्गुण है या अगुण है, इसमें कोई सत्व रज तम का लेश मात्र भी नहीं रहता। बीज धर्मिणी होती है, चूंकि उत्पन्न करती है, और ये अबीज धर्मा है, पुरुष को अपन ने देखा ना प्रकृति है ना विकृति है। ये प्रसव धर्मिणी है, जैसे होता है ना स्त्री अपने संतति को उत्पन्न करती है, संतान को, लेकिन पुरुष में ये चीज नहीं होता है। ये तो लौकिक व्यवहार से भी आप इन चीजों को समझ सकते। ठीक है ना। तो ये चार्ट हो गया। सुश्रुत का सृष्टि रचना में कारण सटक विचार, 6 कारण बताए हैं। स्वभावम ईश्वरम काले मिदृक्षा नितिन तथा परिणामम च मन्यन्ते प्रकृति पृथुदर्शिनः। तो एक्चुअल में सुश्रुत का मत वो नहीं है, कुछ ये कह रहे हैं कि जो पृथुदर्शी होते हैं, जो ब्रॉड थिंकर होते हैं, उनके अनुसार जो है सृष्टि की रचना 6 कारणों से बताई गई है। स्वभाव, ईश्वर, लेकिन संहिता में तो दिया हुआ है, काल, यदृच्छा, नियति और परिणाम, इन 6 चीजों का समावेश इन्होंने किया है। ठीक है, आईपीएस निकाय है ना, वैसे ठीक बनाना हो आईपीएस निकाय करके अपन कर सकते हैं। ईश्वर, पी से परिणाम, एस फॉर क्या हो जाएगा, स्वभाव, और निकाय का मतलब जो है नियति, काल और या से यदृच्छा। ठीक है, आईपीएस निकाय। तो ये 6 कारण हो गए, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसके उपरांत अपन चलते हैं सुस्तानुसार अष्ट प्रकृति।
जो भूत प्रकृति, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं अपन ने ऊपर भी देख लिया था, व्यक्त है, महान है, अहंकार है, पंचतन मात्रा है, ये सब चीजें आती हैं। ठीक। फिर सारंगधर ने प्रकृति के कुछ पर्याय बताए हैं जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसको प्रधान प्रकृति को बोला, शक्ति बोला, नित्या बोला, अविकृति बोली। 4 पर्याय हैं, ठीक है ना। अपनी शक्ति, ऐसे याद करना हो ट्रिक बना के तो अपनी शक्ति कर सकते हैं, अपनी और शक्ति, तो मतलब क्या हो जाएगा, अविकृति, प्रधान, नित्य और शक्ति। ठीक है। चलो फिर इसके बाद अपन लक्षण में चलते हैं। जो स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को करता है उसे कारण कहते हैं, वही हेतु, साएव कर्ता साएव हेतु, सब आप लोगों ने पीछे में पढ़ा होगा, तो उसे कहते हैं। फिर है, अच्छा कार्य कारण बाद अपन आगे कारण की बात करेंगे। तो कारण किसको कहते हैं, जो स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को करता है उसे कारण कहते हैं, वही करता है वही हेतु है। कारण 3 प्रकार के हैं, समवायी, असमवायी और निमित्त कारण। समवायी, असमवायी और निमित्त कारण। अब समवायी देखिए, जिसके संयोग से कार्य होता है, यथा पट का समवायी कारण तंतु है। कपड़ा बनाते हैं तो बिना तंतु के कपड़ा कैसे बन सकता है ना? तो समवायी कारण मतलब तंतु हो गया इसमें, मतलब एब्सोल्यूट कॉज, जिसके बिना कोई कार्य हो ही ना पाए, वो समवायी कारण। अब बिना धागे के कोई कपड़ा बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है ना। असमवायीकरण कार्य के साथ या कारण के साथ एक पदार्थ में समवाय संबंध से रहता हुआ जो कारण होता है उसे असमवायीकरण कहते हैं। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, तंतु संयोग पट का समवायी कारण है, और अकेला धागा भी कुछ करना कर लेगा जब तक उसका सही तरीके से संयोग नहीं होगा, है ना, मशीनों में नहीं जाएगा। पहले जुलाहे बनाते थे, आज बनाते हैं, है ना, तो तब तक ये कपड़ा बनेगा नहीं, है ना। तो संयोग यहाँ होना आवश्यक है, अलग अलग संयोग से अलग अलग तरीके का फैब्रिक बनेगा, कपड़ा बनेगा, है ना। फिर निमित्त कारण होते हैं, किसी कार्य को किसी उत्पन्न कार्य का समवायी और समवायी दोनों कारणों से भिन्न जो होता है वो निमित्त कारण कहलाता है। अब इसके एग्जाम्पल आप देखिए, घट के प्रति दंड, चक्र, कुम्हार इत्यादि। अब कपड़ा हो गया, धागा हो गया, लेकिन बनाने ही वाला नहीं है तो कैसे काम चलेगा, है ना। कि भैया, तो घट के प्रति दंड है, जैसे घड़ा बनाना है तो जो कुम्हार का आपने देखा होगा, है ना, घुमाता है उसमें पूरा। चक्र होता है उसका, जिसमें रख के पूरा घुमाता है तो एक शेप लेता है। और कुम्हार चूंकि फाइनल जो बनाने वाला है वही नहीं रहेगा तो दंड चक्र क्या कर लेंगे, है ना। तो ये है आयुर्वेद के दृष्टिकोण से एग्जाम्पल जो पूछे जाते हैं। समवायी कारण अपन सबको पता भी होगा, दोष को समवायी कारण बोलते हैं, दोष वैषम्य, व्याधि के परिप्रेक्ष्य में दोष वैषम्य। असमवायी कारण किसको कहते हैं, दोष दूष्य सम्मूर्छना को कहते हैं ना। दोष दूष्य सम्मूर्छना किस अवस्था में होती है बताओ माजी? और निमित्त कारण जो है, मतलब कौन सी अवस्था बोलते हैं? मिथ्याहार विहार, मिथ्याहार विहार, वायरस बैक्टीरिया जो भी, मतलब ये सब वही आते हैं निमित्त कारण, ठीक है ना। इस तरह से स्थान संश्रय अवस्था। हाँ चलो, तो ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट में अपन चलते हैं, कार्य कारण का सिद्धांत है। यहाँ पे आप देखिए, तो कार्य कारण का सिद्धांत देखिए, इसमें क्या है कि अब ये सब पढ़ा हुआ पहले से, कोई नई चीज नहीं है कि संसार का कोई भी कार्य बिना कारण के हो ही नहीं सकता है। जो भी होता है उसके प्रति कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। इसमें क्या रट्टा मारने की चीज है? कार्य कारणवाद कहता है कि कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होगी, बिना कारण के कार्य नहीं होगा। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इसको बोलते हैं। वेस्टर्न फिलोसफी में क्या बोलते हैं? कॉज एंड इफेक्ट, है ना, रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट का क्या मतलब? इफेक्ट का मतलब, जिसे मान के चलो किसी को मच्छर काटा और मान लो मलेरिया हुआ, किसी को मलेरिया हो तो आप समझिए मच्छर, मच्छर तो काटा होगा उसको, पक्का है ना। कॉज क्या हो गया? मच्छर, मतलब मॉस्किटो बाइट हो गया। और इफेक्ट क्या हो गया? जो डिसीज हो गई। तो ऐसे ही है, ये कह रहे हैं कि बिना बिना कॉज के इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है ना।
यही है कार्यकारण सिद्धांत। तो इसके बाद देखते हैं कि अब ये सिद्धांत दो तरीके से है, इसका डिवीजन देखिए। एक है सत्कार्यवाद और एक है असत्कार्यवाद। ये ध्यान रखिएगा कि सत्कार्यवाद को किसने माना है। आयुर्वेद सत्कार्यवाद का समर्थन करता है। हमेशा ये मान्यता है कि भैया कारण से ही कार्य होता है, किसी कार्य के लिए कारण होना अपेक्षित है। तो आयुर्वेद है, सांख्य दर्शन है, इन दोनों ने क्या माना हुआ है, कार्य कारण सत्कार्यवाद को स्वीकार किया हुआ है। ठीक है, आयुर्वेद और सांख्य दर्शन। तो इसमें आयुर्वेद और सांख्य मतलब आशा का सत्य हो गया, सत्य मतलब सत्कारवाद। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर आगे भी अपन देखेंगे कि ये भी दो डिवीजन होते हैं, एक परिणामवाद और एक विवर्तवाद, है ना। हालांकि वेदांत को भी अपन ले सकते हैं, वेदांत चूंकि इसी के अंतर्गत आ रहा है, ऊपर नहीं लिखा हुआ था। तो इसमें सत्कार्यवाद क्या है, उत्पत्ति से पूर्व कार्य की सत्ता कारण में रहती है, जैसे तिल में तेल पहले से ही था परंतु कोल्हू में पेरने से प्रकट हुआ। ठीक है ना। तो ये ऐसी मान्यता है। फिर इसका दो डिवीजन होता है, एक परिणामवाद और एक विवर्तवाद। हम पीछे भी पढ़ के आए हैं, फिर दर्शन पढ़ रहे थे। तो परिणामवाद को सांख्य दर्शन ने माना है ना। और ये कहते हैं कि कारण का कार्य में परिवर्तित हो जाना, मतलब कारण जो है कार्य में चेंज हो जाता है, कोई नई घटना नहीं है वैसे। तो धर्म परिणाम और लक्षण परिणाम ये आता है। धर्म मतलब गुण, है ना, गुणों में परिवर्तन, जैसे दूध से दही बन जाता। तो दही कहीं से आया नहीं है, दूध ही था, वो आगे कन्वर्ट हो जाता है दही में। और लक्षण परिणाम जो है उसके स्वरूप में परिवर्तन हो जाना, गुणों में परिवर्तन नहीं हो। यथा दूध का मलाई में, मतलब दूध से मलाई बनता है। ठीक है, उसके गुण, जैसे दूध से दही बनेगा उसका गुण बदल जाता है, बिल्कुल बदल जाता है ना। लेकिन जो दूध से मलाई बन जाती है तो उसमें गुण में साधर्म्य में रहता है। तो एक धर्म परिणाम और एक लक्षण परिणाम याद रखिएगा। विवर्तवाद वेदांत दर्शन मानता है। ये बहुत बड़ा वाद है जो एक लाइन में समेट दिया है उन्होंने। अपन बस इतने जानते हैं कि रस्सी को देख के सांप समझ जाए तो ये विवर्तवाद है। हो तो मतलब इसके मायने ये हुए कि कोई पागल आदमी है ना, तो उसको खूब सारा डेल्यूजन हेल्यूसिनेशन रहता है, कोई चीज नहीं है उसको भी वो देख लेता है, उल्टा पुल्टा ही उसका दिमाग चलता है। तो आप उसको बोले नहीं भाई विवर्तवाद वाला हो गया, तो ऐसा नहीं है, काफी गूढ़ है। बस एक समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि विवर्तवाद में जो है रस्सी को सांप समझना, वो भी तार्किक आधार पर समझा जाता है। ऐसे नहीं कि ऐसा मुंह उठाए और बोल दिए सांप है ना। तो तर्क वितर्क करने के बाद ये समझना होता है। और पागल आदमी कोई तर्क वितर्क नहीं होता, वैसे समझ जाता है। ठीक है, तो वेदांत दर्शन ने विवर्तवाद माना है, वेदी ना, वेदांत का विवर्तवाद, है ना। और संख्या का परिणाम हो गया। इसके बाद असत कार्यवाद देखिए। अभी जितने नास्तिक टाइप के हैं, बौद्ध है तो है ही, नास्तिक नहीं मतलब आस्तिक वाले भी आप देख सकते हैं, न्याय और वैशेषिक भी, है ना। तो इन्होंने भैया बोला असत कार्यवाद को हम मानेंगे। उन्होंने बोला कि कारण में कार्य की सत्ता नहीं रहती है, अपितु कार्य रचना है। जैसे बीज बोने पर यह नष्ट हो जाता है, ना, नष्ट हो जाता है नवीन, अर्थात विनष्ट बीज असत से अंकुर शत की उत्पत्ति होती है। तो पहले वाला जो बीज रहता है वो नष्ट हो जाएगा और वह नष्ट होकर के नए अंकुर की उत्पत्ति करता है। तो ये बोले कि ऐसा नहीं है कि कारण जो था वो कार्य में बदल गया। बोले कि कारण जो है पहले नष्ट हो जाएगा फिर कार्य में वो चेंज हो जाता है। ठीक है ना, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और इसके जो मतलब समर्थक लोग हैं भाई, तो इसको बोबेन बोबेन बोले। बोबेन मतलब बौद्ध वैशेषिक और न्याय, है ना। बोबेन ने मतलब बौद्ध वैशेषिक न्याय ने ये माना हुआ है कि बोबेन हमेशा झूठ बोलता है।
भूपेन हजरिका अंग्रेज है ना, बट इसमें बौद्ध, वैशेषिक और न्याय है। और आशा वाला मतलब आयुर्वेद और सांख्य, इन्होंने सत्य मतलब ये सत्कार्यवाद को मानने वाले, है ना। तो ऐसा करके कुछ लॉजिक लगा के इसको याद करिए। फिर इसके बाद है कुछ और छोटे मोटे वाद विवाद हैं। अनेकांतवाद है, ये अनेकांतवाद ये जैन दर्शन का सिद्धांत है। श्यादवाद भी जैन दर्शन का था, अपन ने पीछे देखा था ना, आया था श्यादवाद, आया था। क्वचित तथा क्वचित अन्यथा, ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। देखो जो बड़े बड़े दार्शनिक होते हैं ना, वो आम आदमी से थोड़ा हट के सोचते हैं, समझ रहे हो ना। जैसे उनसे अगर पूछा जाए कि क्या ईश्वर है, ईश्वर अल्लाह जो भी मानते हैं ईश्वर, है ना, जिसको भी मानते हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि भैया बताओ ईश्वर है क्या, बोले ना साइंटिस्ट जो आज के हैं, तो कुछ लोग नालायक टाइप के हैं, बोले कि नहीं नहीं, वो पूरा खारिज कर देते हैं कि नहीं, हम उसको भाई देखते नहीं है, सुनते नहीं, तो कैसे मान लेंगे। लेकिन जो दार्शनिक होते हैं, देखिए संसार में सच्चाई है कि आज भी हम अपने पूरे बॉडी को नहीं समझ पाए हैं कि क्या क्या चीजें हैं। कभी कभी आपने सुना होगा नई हड्डी निकल आया, नया ऑर्गन निकल आया, ब्रेन को आज तक पूरी मैपिंग नहीं हो पाई। तो इतना बड़ा यूनिवर्स है और सारी चीजें जो ऊर्जा है पूरे विश्व की, आप उसको नहीं जानते हो, कितने प्लैनेट हैं, लाइव प्लैनेट। तो आप इस धरती में छोटे से कण के जैसे हो और उछल उछल के कहते हो ईश्वर नहीं है, ये सही बात नहीं है। तो कुछ लोग तो सीधे से, जो अच्छे दार्शनिक होते हैं, वो आपसे पूछोगे तो वो आंसर उनका होगा कि मैं नहीं जानता, या बोलेंगे शायद ईश्वर होता है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट ऐसा खारिज नहीं करते हैं किसी चीज की संभावना को। तो इसी तरह से जैनवाद में, जैन दर्शन में आप देखिए, ये अनेकांतवाद या शादवाद को मानने वाले होते हैं। और जो जो थोड़ा अच्छे लोग होते हैं ना, जो मतलब जो समझदार होता है, तो इस टाइप के कंट्रोवर्शियल इश्यूज में हमेशा बोलेंगे हाँ शायद होता है, या शायद हमको नहीं पता है, या मतलब इस टाइप की चीजें जो हैं, इस टाइप के सेंटेंस वो यूज करेंगे। हम्म। क्योंकि संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है भाई, बदलता रहता है। कोई फैक्ट, जैसे साइंटिस्ट बोलते हैं कि भाई फैक्ट है, लैब टेस्टेड है, सब कुछ है, वो भी कुछ सालों बाद वो गलत साबित हो जाता है, ठीक है ना। तो अपन जबरदस्ती के चेस्ट थम्पिंग नहीं करना चाहिए कि नहीं हम 30 मार खान है। तो किसी भी सिद्धांत की, अब इसका मतलब क्या है, ये जैन दर्शन का है ना। तो अनेक जैन नाम भी किसी लोगों का हो सकता है, अनेक नेक अनेक जैन, है ना। तो जैन दर्शन जो है अनेकांतवाद को मानता है, शादवाद को मानता है। क्या ये बात कहता है, किसी भी सिद्धांत की निश्चयात्मक स्थिति का ना होना, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, अनेकांतवाद कहलाता है। आयुर्वेद में अनेकांतवाद की स्थिति नहीं है, विभिन्न संभाषा परिषदों द्वारा एक निर्णीत सिद्धांत दिया हुआ है। अब आपन ने देखा हुआ है, इतनी संभाषाएं हुई हैं, सब बड़े बड़े ज्ञानी रहते हैं, बोले ये सही है, ये सही है, लास्ट में आत्रेय बोलते भैया शांत रहो, मैं जो कह रहा हूं उसको सुनो, है ना। और जो आत्रेय ने जो फाइनल चीज बताई है, उसी को हम अंतिम सत्य मानते हैं, ठीक है ना। तो आयुर्वेद में स्कोप नहीं है अनेकांतवाद का, वैसे दर्शन में मानते हैं, ठीक है ना। कभी पूछा जाए कि अनेकांतवाद को क्या आयुर्वेद में स्वीकृति है, तो बिल्कुल नहीं है, ठीक। फिर इसके बाद है अद्वैतवाद। ये बहुत बड़े बड़े दर्शन है, इनमें तो कई बुक्स पढ़ लोगे, सालों लग जाएगा, तब समझ में आएगा कि असल में दर्शन क्या है। तो भगवान शंकर, जिसको भगवान शंकर कहते हैं, या शंकराचार्य जिसको कहते हैं, तो शंकर वेदांती थे। तो शंकराचार्य ने वेदांत दर्शन में अद्वैत वेदांत माना है। अगर पूरी दुनिया इस अद्वैत में आ जाए ना, तो आज जो लड़ाई झगड़ा मार काट धर्म कर्म के नाम पे मचा हुआ है, वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अद्वैत में जैसे एक एग्जाम्पल दिया है कि एक ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म एक ही है, दूसरा नहीं होता कोई। चाहे तुम्हारा ब्रह्म हो, ब्रह्म मतलब ईश्वर, चाहे हमारा, सब एक है। और ब्रह्म ही सत्य है, और ये संसार मिथ्या है। सत्य का क्या मतलब होता है और मिथ्या का क्या मतलब होता है, इसको पता है क्या, क्या समझ में आता है। सत्य वो होता है जो अपने आप में कंप्लीट है, समझ रहे हो ना।
एक इसका बड़ा अच्छा श्लोक आता है कि पूर्णम पूर्णम इदम, ऐसा करके कभी देखा होगा कि ब्रह्म वो है जिसमें से उसको निकाल लोगे तो ब्रह्म ही बचेगा, जोड़ दोगे अगर कोई चीज तो भी वो ब्रह्म ही कहलाता है। समझ रहे हो ना, चाहे उसको जोड़ो चाहे घटाओ वो ब्रह्म ही कहलाता है। और तो मतलब ये है कि सत्य का मतलब जिसमें पूर्णता हो, एब्सोल्यूट पूर्णता हो। और मिथ्या का मतलब जो होता है, जो पूर्ण अपूर्ण के बीच का ज्ञान होता है, वो मिथ्या है। समझ रहे हो ना, मिथ्या का मतलब झूठ नहीं होता है। ये एक चीज दिमाग में ध्यान में रखिएगा, मिथ्या इज नॉट इक्वल टू झूठ। ठीक है, झूठ तो मतलब झूठ ही है। तो मिथ्या का क्या मतलब होता है, जो इनकम्प्लीट, जो ना सत्य है ना असत्य है। ठीक, तो इसलिए जो आजकल जो माइथोलॉजी चलती है इसी पर बेस्ड। हम्म, तो ये हो गया अद्वैत वेदांत। फिर साम्य वैषम्य सिद्धांत आता है, बस आपको याद रखना, अद्वैत वेदांत किसने बताया हुआ, वेदांती शंकराचार्य। और साम्य वैषम्य सिद्धांत क्या है, साम्य वैषम्य सिद्धांत सांख्य दर्शन का है, ध्यान रखिएगा। सम विषम संख्या होती है ना, ऐसा करके याद कर रख सकते हो, सम विषम संख्या होती है ना, तो इसी तरह से साम्य वैषम्य सिद्धांत हो जाएगा। तो इसके अनुसार साम्य और वैषम्य से दो कर्म होते हैं। जब प्रकृति अपन बात कर रहे थे, जब सृष्टि पढ़ रहे थे, तीनों गुणों में साम्यावस्था होती है तो उस समय प्रलय की स्थिति है। और जब यही सत्व रज और तम वैषम्य स्थिति में होते हैं तो सृष्टि की उत्पत्ति होती है। समझ रहे हो ना, साम्यावस्था जो अपन पढ़ते हैं, मतलब जो दर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो चरक ने भी प्रलय बताया हुआ है। प्रलय का वर्णन चरक ने कहां पर किया है, प्रलय का क्या मतलब चरक ने बोला हुआ है, शारीर फर्स्ट अध्याय में। चरक शारीर फर्स्ट कथिता पुरुषी में बताया हुआ है ना, वेदना मोक्ष नैष्ठ की चिकित्सा प्रलय। तो प्रलय के बारे में ये कहते हैं कि पुरुषः प्रलय चेष्टित पुनर्भावी वियुज्यते। अपन जो ऊपर से पढ़ते हैं अव्यक्त से लेकर के अव्यक्त महान अहंकार, जो जो भी लास्ट में क्या बनती है, पंचमहाभूत और सृष्टि। तो ये कहते हैं जब प्रलय होता है ना, तो पुरुष प्रलय चेष्टे पुनर्भाव वियुज्यते, जिन भावों से सृष्टि बनी है वो एक दूसरे में मिलते जाते हैं, समाहित हो जाती हैं। सृष्टि का जैसे मान के चलो बात कर ले, मनुष्य हो गया, मनुष्य जब नष्ट होता है तो पंचत्व में विलीन कहते हैं ना, पंचत्व को प्राप्त हो गया। तो पांच महाभूत जो होते हैं, पृथ्वी जल वायु अग्नि, उसमें जो उसके अंश हैं मिल जाए, ठीक है ना। और फिर पंच महाभूत बैक हो जाओ, यानी कि पंच तन मात्रा में जाके मिल जाएगा। अपन ने पढ़ा है ना, देखो ये अपन ने देखा था, ये देखो ये अपन ने देखा है ना, यहां देखिए एकादश इंद्रियां हुई, जो भी पंचमहाभूत एकादश इंद्रियों से युक्त मान लो पुरुष हो गया। अब ये जब प्रलय आएगा तो ये पंचमहाभूत मिलेगा, पंचमहाभूत पंच तन्मात्रा में समाहित हो जाएगी, पंच तन्मात्रा अहंकार में, अहंकार महान में, और महान फाइनली जीरो, जहां से शुरुआत हुई थी वहीं पे जाके विलीन हो जाता है। और यह साम्यावस्था स्थापित हो जाती है, कुछ भी हलचल नहीं। लेकिन जब सत्व रजतम में हलचल होगी तो फिर से पुरुष और प्रकृति मिलके सृष्टि की रचना करते। तो ये प्रलय का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इंटरप्रिटेशन इसके बहुत अच्छे हैं और वो बताने का औचित्य इतना है नहीं, है ना, नहीं तो पता चला कि प्रलय प्रलय ही चल रहा है। बहुत अच्छा दर्शन है इसको लेकर के। इसके बाद देखिए क्या है, नेक्स्ट आता है स्वभावो परमवाद। ये काफी फेवरेट है, बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। स्वभावो परमवाद आपको याद रखना है, चरक सूत्र 16 चिकित्सा प्रवृत्ति नामक अध्याय में ये दिया गया है। तो पहला तो पॉइंट ये याद रखिए। स्वभाव परमवाद क्या कहता है, नेचुरल हीलिंग प्रोसेस जिसको अपन बोलते हैं ना, देह धातुओं का सदा स्वभाव या प्रकृति से ही उपरम या विनाश होता है। यह नित्यक स्वभाव होने से नित्य क्षय को प्राप्त होता है, और यह क्षय सम्यक आहार विहार
के उपयोग से परिलक्षित नहीं होता है। देखो, शरीर जन्म से ही, जैसे ही इंसान जन्म लेता है, उसका एजिंग प्रोसेस चालू हो जाता है। आंखों से पहले लेंस की जो आप पढ़ते हो डायोप्टर जो कैपेसिटी रहती है, वो डाउन होना चालू हो जाता है। लेकिन चूंकि शरीर हमें फील नहीं होता है एक पर्टिकुलर एज तक, है ना। जैसे पुरुषों में हो गया कि 60 के ऊपर अब शरीर में समझ में आता है यार, हड्डियां कमजोर हो गई, कमर दुख रही है, कमर झुक गई है। इसके पहले खान पान, डाइट और जो भी चीजें रहती हैं, इससे चीजें मैनेज रहती हैं, ठीक है, कोई बीमारी ना हो। तो स्वभाव परमबाद यही कहता है कि भैया, शरीर की धातुएं जो है उनका क्षय तो होता रहता है और नित्य क्षय होता है, लेकिन उसका हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि हम डाइट वगैरह से लेकर के डाइट वगैरह से उसकी हम जो है कंपनसेट करते हैं, उसकी क्षतिपूर्ति करते रहते हैं। चरक ने स्वभावो परमबाद का वर्णन, सूत्र ये अपन ने बात कर ही ली थी, इसको आपको याद रखना है। स्वभावो परमबाद मूलतः बौद्ध दर्शन का मत है। थोड़ा ये गड़बड़ है, बौद्ध दर्शन प्रेरित मत है, ये बौद्ध दर्शन का मत नहीं है। बौद्ध दर्शन क्षण भंगुरवाद बोलता है। कई जगह इस तरह गलती आती है ना। बिल्कुल अलग है, स्वभाव परमबाद अलग है, क्षण भंगुरवाद अलग होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। स्वभाव परमबाद मूलतः अगर हम संहिता के दृष्टिकोण से बात करते हैं तो ये चरक का ही है ना। फिर क्षणभंगुरवाद आता है। क्षणभंगुर सिद्धांत बौद्ध दर्शन और आयुर्वेद का, ये फालतू के जबरदस्ती के डाल दिए हैं। क्षणभंगुरवाद बौद्ध दर्शन का है, आयुर्वेद का नहीं। आयुर्वेद जैसे ये लिखा हुआ ना, ये स्वभाव परमबाद है, ठीक है ना। आयुर्वेद स्वभाव परमबाद को मानता है जो चरक हैं, और बौद्ध न्यायी जो है या बौद्ध दर्शन वाले क्षणभंगुरवाद को मानते हैं। देखो अंतर क्या होता है, क्षणभंगुरवाद में क्या बोलते हैं कि किसी भी चीज की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश होना एक क्षणिक घटना होती है। एक क्षण में उसकी उत्पत्ति होगी, एक कुछ विशेष क्षण में वो चीज बनी रहेगी कुछ काल तक, और इसके बाद नष्ट हो जाती है। मतलब तुम जैसे मान चलो दिलीप हो गया, दिलीप जो आज है वो कल नहीं रहेगा उसके उसके अनुसार। मतलब अगर दिलीप ने जो आज पाप किए हैं, कल वाला जो दिलीप रहेगा वो दूसरा रहेगा, है ना। मान लो कोई क्रिमिनल है, बोले भाई मैं तो क्षणभंगुरवादी हूँ, मैंने तो कल क्राइम किया था, मतलब लेकिन मैं वो नहीं हूँ, मैं आज दूसरा हूँ। तो अदालत बोले नहीं भाई क्षणभंगुरवाद अच्छा, छोड़ दो इसको। ऐसे तो नहीं चलेगा ना। मतलब उनकी जो सोच है वो ये है, क्षणभंगुरवाद का जो कॉन्सेप्ट आता है। और स्वभाव परमवाद आपने देख ही लिया कि कारण निरपेक्ष विनाश होता है इसमें। धातुओं का सतत क्षय होता रहता है, वो भी कारण रहित विनाश, उसका कोई कॉज नहीं, है ना। चक्रपाणी ने बोला कारण निरपेक्ष विनाश को स्वभावो परमवाद कहते हैं। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। कारण निरपेक्ष मतलब कारण रहित विनाश, ठीक है। किसने बोला है ये? चक्रपाणी ने बोला, ठीक है। फिर इसके बाद जो सर्वाधिक पूछे गए जो वाद उद आते हैं, है ना, इनमें से पीलू पाक और पीठर पाक अभी यूपी पीएससी वाले एग्जाम में ही पूछा गया था। कौन सा आया था भाई? पीठर पाक शायद आया था, है ना। तो पीलू पाक जो है ये वैशेषिक दर्शन का विचार है, तो ध्यान रखिएगा। पहला तो फ्लैट क्वेश्चन यही आ जाता है, पीलू पाक किस दर्शन का है ना। तो वैशेषिक दर्शन का है ये। इस सिद्धांत के अनुसार सीधा अवयव में पाक ना होकर परमाणुओं में पाक होता है, एटॉमिक लेवल पे चेंज होता है, जैसे केमिकल चेंजेस जो होते हैं, ठीक है। तो एक तरह से केमिकल फिनोमिना हो गई, परमाणुओं में पाक होता है, चेंज होता है, पाक मतलब चेंज होता है, और ये वैशेषिक दर्शन का है। तो याद रखिएगा, है ना, पीलू वे, है ना, वैशेषिक। पीठर पाक का सिद्धांत न्याय दर्शन का है। अब ये यूपीपीएससी में आया था, यूपीपीएससी 2022, है ना। तो इसको पिठन्या कह सकते हैं, पीटना भी कह सकते हो, पीटना भी कह सकते हो, ना से न्याय आ जाए। मतलब अपने को ध्यान रखना है, पीलू पाक वैशेषिक पीलू है, और ये पिठन्या ये न्याय का हो गया। तो
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इनको हल्के में नहीं लेने का है ना। और इसके अनुसार अवयवी संपूर्ण घट में में पाक एक साथ होता है, यानी कि फिजिकल चेंज होते हैं। परमाणु पाक की बात नहीं कर रहे हैं। पीठर पाक को पिंड पाक भी कहते हैं, कभी पूछ ले पिंड पाक किसे कहते हैं। इसमें परमाणु का संगठन ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। मतलब फिजिकल चेंजेस वाला जो पाक है वो पीठर पाक है, और केमिकल चेंजेस वाला जो पाक होता है वो कौन सा है, वो नीलो पाक है। चलिए अब अपन तंत्र युक्ति प्रकरण में प्रवेश कर गए हैं, फटाफट इसको करते हैं। तंत्र युक्ति देखिए क्या है। तंत्र युक्ति शब्द कौटिल्य अर्थ, कौटिल्य ने बहुत सारे सारे काम किए हैं। विष कन्या की बात हो, है ना, तंत्र युक्ति की बात हो, है ना, अगर तंत्र को जांगुली वाला वैद्य वाला एक आता है वो आपने पढ़ा होगा। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र में तंत्र युक्ति शब्द आया हुआ है, दिया, हालांकि पर्पज इसका थोड़ा अलग है। शास्त्र या चिकित्सा की योजना को तंत्र युक्ति कहते हैं। सिंपल सिंपल चीजें हैं। बागभट्ट ने तंत्र युक्ति भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, क्या नाम दिया है तंत्र युक्ति को, बागभट्ट ने युक्ति पद बोला हुआ है। चरक संहिता में तंत्र युक्ति का उल्लेख सिद्धि स्थान 12 में, ये रेफरेंसेस आप याद रखिएगा। चरक में सिद्धि 12 में है, सुश्रुत में तंत्र युक्ति चैप्टर है जो नाम आता है ना, ये 65वां जो चैप्टर होता है यहाँ पर है। और अष्टांग संग्रह में वाजीकरण अध्याय 50 में ये उल्लेखित है। इसको ध्यान रखें। तंत्र का मतलब होता है शास्त्र या विज्ञान या आयुर्वेद भी तंत्र ही है दलहन के मतानुसार, और युक्ति का मतलब है योजना। इसके दो प्रयोजन या भेद होते हैं। क्वेश्चन आपसे दोनों पूछा, जैसे प्रयोजन कितने हैं या भेद कितने हैं। वाक्य योजना और अर्थ योजना, जो अपन सेंटेंस रहता है उसको कैसे समझना है, इसके लिए उसका वाक्य का को अरेंज करना, उसका अर्थ निकालना। तंत्र युक्ति की उपयोगिता क्या है, एक श्लोक आता है, और ये बड़ा कॉमन है, देखो दोनों में। सिद्धि 12 में ये श्लोक आता है और सुश्रुतोत्तर 65 में ये आता है। यथा अंबुज है एक्चुअल में, अंबुज वनश्यार्क प्रदीपो वेश्मनो यथा प्रबोधनम प्रकाशार्थ तथा तंत्रस्य युक्तयः। ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अर्क मतलब सूर्य, प्रदीपो वेश्मनो यथा, तो सूर्य के निकलने से कमल खिल जाते हैं। अंबुज मतलब कमल, खिल जाते हैं। उसी प्रकार से प्रबोधनम प्रकाशार्थम तंत्रस्य युक्तयः, उसी प्रकार से तंत्र युक्ति का प्रयोग करके हम शास्त्र के गूढ़ अर्थों को, छिपे हुए अर्थों को प्रकाशित कर सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं। ये रेफरेंस चरक सिद्धि 12 और सुश्रुत उत्तर 65 का है, याद रखिएगा। अभी तंत्र युक्ति की संख्या पिछले टेस्ट में ही आप लोगों को दिया गया, बहुत सारे लोगों ने गलती करी है इसमें। भट्टार हरिश्चंद्र के अनुसार पूछा गया था 40, तो भैया इसी छोटी मोटी गलती ना किया करो, है ना। तो इसमें देखिए सुश्रुत ने 32 बताया, चरक बागवट दोनों सेम पेज पे 36, भट्टार हरिश्चंद्र 40 और भाव प्रकाश 42। अब ये तंत्र युक्तियों के बारे में देख लीजिए, पूरा दिया हुआ है। 36 जो चरकोक्त है, अधिकरण है, योग है, हेत्वर्थ है, पदार्थ भी अपन अलग से पढ़ते हैं, पदार्थ तंत्र युक्ति में भी आता है। प्रदेश, उद्देश्य, निर्देश, वाक्य शेष, प्रयोजन को भी ध्यान रखिएगा, आगे भी आएगा उधर। उपदेश, अपदेश, अतिदेश, अर्थापत्ति, अर्थापत्ति इंपॉर्टेंट है ना। और एकांत, अनेकांत, अपवर्ग, अपवर्ग मतलब मोक्ष भी होता है, और ये तंत्र युक्ति में भी आता है। विपर्य, पूर्व पक्ष, विधान, अनुमत, व्याख्यान, संशय, ये काफी कंफ्यूज करता है। अतीतावेक्षणम और अनागतावेक्षणम, स्वसंज्ञा, ऊह्य समुच्चय, निदर्शन, निर्वचन, संयोग, विकल्पन, प्रत्युत्सार, उद्धार, संभव। और ये भैया ये तो संभव अपन ने प्रमाण भी देखा हुआ था, है कि नहीं। तो इनको गौर फरमाइएगा। देखो फिर सुश्रुत ने चरकोक्त तंत्र युक्ति में 5 का वर्णन नहीं किया है, तो ये ध्यान रखिए कौन कौन सी तंत्र युक्तियां जिनका वर्णन सुश्रुत ने नहीं किया है। संयोग, प्रयोजन, प्रत्युत्सार, उद्धार, संभव। और इसकी जगह उन्होंने चूंकि 32 बताया है, एक नई तंत्र युक्ति नियोग को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो सुश्रुत का ये मौलिक है नियोग, समझ रहे हो ना। अन्य मतलब चरक ने उसको नहीं दिया हुआ है, तो याद रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार से
PPSUS करके अपन ऐसे भी याद कर सकते हैं, PPSUS। नहीं, 5 चीजें हैं। तो प्रत्युच्चार हो गया, प्रयोजन हो गया, संयोग, उद्धार और समूह। और नया इन्होंने क्या दिया, नियोग। इसको ध्यान रखें। भट्टारईश्वर ने 4 जो तंत्रयुक्ति अलग से बताई है चरक से, तो परिप्रश्न है, व्याकरण है, व्युत्क्रांता विधान है और हेतु करके आता है। BHP का व्याकरण हो गया, है ना। तो इसको करना है। लास्ट पेज नहीं है क्या भाई यार? ओ माय गॉड, लास्ट पेज इसमें तो है ही नहीं। चलो तुम लोग देखते जाना, अपन पढ़ लेते हैं उसको। 2 पेज अपन शायद भूल गए आज, इसमें उसको कर लेते हैं, है ना। आज खत्म करना ही है जल्दी जल्दी। चलिए, अब इनके लक्षण है, कुछ नहीं है, इनको सीधा सीधा पूछ लेते हैं। पहला आप देखिए, अधिकरण अपने अपने नोट्स में। तत्र यम अर्थम अधिकृत्य उच्यते अधिकरणम यथा रसम दोषम। जिसका अधिकार करके विवेचन होता है, जैसे कोई अपन चैप्टर होते हैं, दीर्घन जीवित अध्याय व्याख्यान, वो क्या है, वो अधिकरण है ना। जिसका अधिकार करके विवेचन होता है वो अधिकरण है। जैसे रसम व दोषम व करके एग्जाम्पल दिया हुआ। योग मतलब ये वाक्य में युज्यते सा योग है। अभी सरल सरल चीजें हैं, है ना। अत्यंत दूर शब्दों का एकीकरण योग कहलाता है। जैसे अपन श्लोक का अर्थ निकालते हैं, आगे पीछे का अर्थ एडजस्ट करके, शब्दों को एडजस्ट करके अर्थ निकालते हैं। पदार्थ है यो अर्थो अभिहिता सूत्रे पदे व सा पदार्थ। किसी सूत्र में अथवा पद में जो अर्थ निहित होता है या अर्थ कहा गया है उसे पदार्थ कहते हैं। फिर है हेत्वर्थ, यद अन्यम उक्तम अन्यार्थ साधकम। थोड़ा सुधार लेना, अन्य अर्थ को अन्यार्थ ऐसा जोड़ लेना, साधकम भवती। अन्य उदाहरण से दूसरे अर्थ का समाधान होना। जैसे मृत पिंड पानी से गीला हो जाता है, उसी प्रकार से जब कोई उड़द का सेवन करता है तो व्रण में क्लेदन उत्पन्न हो जाता है, समझाने के लिए कि भैया व्रण वाले को उड़द नहीं खाना है। क्योंकि जैसे मिट्टी के ढेले में पानी डालते हैं वो गीला हो जाता है, कीचड़ सा हो जाता है, वैसे शरीर में, है ना। यद यद अन्यम उक्तम अन्यार्थ साधकम भवति। फिर है, ये काफी कंफ्यूज करते हैं, उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे। समास वचन उद्देश्य यथा शल्यमिति, संक्षेप में कोई बात कहना। जैसे उन्होंने शल्य कर दिया। अब शल्य की जब आप परिभाषा पढ़ते हो तो बड़ा लंबा चौड़ा है कि क्या क्या चीजें उसके अंतर्गत आएगी। जैसे काय चिकित्सा है, काय चिकित्सा नाम सर्वांग संस्था नाम व्याधि नाम, दुनिया भर का अपन पढ़ते हैं, है ना। लेकिन काय चिकित्सा में वो चीजें आ जाएंगी। तो उद्देश्य का मतलब संक्षेप में, निर्देश मतलब विस्तार वचन निर्देश, किसी चीज को डिटेल से बताएं। अब वही शल्य को जब अपन डिटेल में पढ़ें तो वो क्या है, वो विस्तार क्या कहलाएगा, निर्देश कहलाता है ना। फिर इसके बाद है उपदेश। उपदेश का क्या मतलब है, एवं इति उपदेशम यथा ना जाग्रहात रात्रो। इस प्रकार का आहार विहार करें, ऐसा उपदेश करते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि भैया रात में नहीं जागना चाहिए, दिन में नहीं सोना चाहिए, ये उपदेश है ना। तो ये उपदेश हो जाएगा। फिर इसके बाद है अपदेश। अनेन कारणेन इति उपदेश है, इस कारण से यह हुआ है। कोई चीज होने की जो संभाव्यता, जिस कारण से कोई चीज होती है, वो हम उपदेश के द्वारा बताएंगे। जैसे मधुर रस का सेवन करने से कब बढ़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, अपदेश। मतलब ये कारण से संबंधित, किस कारण से कोई चीज हो रही। फिर इसके बाद है प्रदेश। अभी खूब कंफ्यूज करते हैं, अभी पढ़ रहे हो तो बड़ा सरल लग रहा है, आ जाए क्वेश्चन तो गड़बड़ हो जाता है। प्रकृतस्य अतिक्रांतेन साधनम। प्रकृत का मतलब वर्तमान का, अतिक्रांत यानी कि भूत से साधना करना या समझना। जैसे इसने पहले देवदत्त का शल्य निकाला था, अतः मधुसूदन का भी निकाल देगा। कि भूतकाल में इसने सर्जरी की थी तो आज भी ये सर्जरी कर सकता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जहां वर्तमान, जहां पर भूत काल के द्वारा या भूत काल में किए गए कार्यों के द्वारा वर्तमान की सिद्धि की हम कल्पना करते हैं, तो वो है प्रदेश, है ना। तो याद रखिएगा, अतिदेश का मतलब प्रकृतेन उल्टा है, अनागतस्य साधनम, यानी कि वर्तमान से भविष्य का निर्धारण हो रहा है ना।
जैसे वायु ऊपर जा रही, किसी को डकारे आ रही, तो आगे समझ चलिएगा भैया इससे उदावर तो हो सकता है भविष्य। ठीक है। फिर है अपवर्ग। अपवर्ग में देखिए क्या है, अभिव्याप्य अपकर्षणम अपवर्गम, व्यापक रूप से वर्णन करके किसी एक का निषेध करना। जैसे विषातुरों में स्वेदन निषिद्ध है, केवल कीट विष को छोड़ करके। देखो विष कोई भी है उसमें स्वेदन नहीं करवाते हैं, लेकिन अपन जानते हैं अतः कीट विषो चापी स्वेदो न प्रतिषिध्यते, कीट विष में स्वेदन का निषेध नहीं है। बहुत फेवरेट क्वेश्चन भी है ना। फिर इसके बाद है अपवर्ग के बाद है वाक्य शेष, येन पदेन अनुक्तेन वाक्यम समाप्यते। जैसे सिर पाणी कहने पर पुरुष शब्द का न लिखा होना भी उसका विदित होता है ना। जैसे मान के चलो हमने बोल दिया कि सिर, हाथ, पैर, नाक, कान सब कुछ बोल दें, लेकिन पुरुष बोलना भूल जाए, तो ये वाक्य शेष, मतलब वही निकल के आ रहा है कि वो पुरुष ही है लेकिन लिखित नहीं है। और अर्थापत्ति का मतलब है यत कीर्तितम अर्थात आपद्यते, मतलब कोई चीज नहीं कही जाती है लेकिन फिर भी उसका मतलब हम समझ जाते हैं। जैसे बोला जाता है कि रात को दही नहीं खाना चाहिए, मतलब दिन में खा सकते हैं। ठीक है ना। विपर्य का मतलब है यदि यत्र अभिहितम तस्य प्रतिलोम्यम, जैसे भीरु दुष्चिकित्स होते हैं, ऐसा कहने पर उसके विपरीत दृढ़ व्यक्ति दृढ़ सुचिकित से होते हैं, उससे विपरीत जो व्यक्ति होगा वो सुचिकित से होगा, जो डरपोक नहीं होगा। प्रसंग मतलब प्रकरण अंतरण समापनम प्रसंग, प्रकरण पूर्वक किसी चीज को डिटेल से बताना वो प्रसंग है। एकांत है यद अवधारण उच्चते सा एकांत, सभी अवस्थाओं में निश्चय पूर्वक कथन जैसे होता है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि त्रिवृत के सेवन से विरेचन होगा ही सही, तो विरेचक औषधि है। मदन फल से वमन होगा ही सही, ये पूरा श्योर है ना। अनेकांत मतलब कंप्रोमाइजिंग स्टेटमेंट, क्वचित तथा क्वचित अन्यथा, कहीं द्रव प्रधान है कहीं रस। कई बोलते हैं कभी ये भी ठीक है, कई बोलते हैं वो भी ठीक है ना। जैसे अपन पढ़ रहे थे अनेकांतवाद अनेकांतवाद पीछे पढ़ के आए जैन दर्शन, तो यही वो बोलते हैं कि कभी बोले कि द्रव प्रधान है, कभी बोले रस प्रधान है, वो बंदा अपनी बात पे कोई फिक्स नहीं। ठीक है ना। जैसे अपन द्रवगुण में पढ़ते हैं इस तरह की चीजें आती हैं। पूर्व पक्ष है आक्षेप पूर्वक प्रश्न करना, ऑब्जेक्शन जिसको कहते हैं। जैसे किस प्रकार वातजन्य 4 प्रकार के प्रमेय असाध्य, एक क्वेश्चन किया गया कि भैया क्यों असाध्य होते हैं। अब इसका आंसर जो कहलाएगा वो निर्णय कहलाता है। तस्य उत्तरम निर्णयम, किसी प्रश्न के उत्तर को निर्णय कहते हैं। वो बताएगा कि भैया वातजन्य प्रमेय धातु क्षय होता है, ये होता है वो होता है, इसलिए असाध्य होगा। अनुमत का मतलब परमत अप्रतिषिद्धम अनुमतम, दूसरे के मत का निषेध ना करके उसे स्वीकृत कर लेना क्या कहलाएगा, अनुमत कहलाता है। विधान है प्रकरण अनपूर्व्या हितम अभिहितम विधानम, प्रकरण के अनुसार वर्णन करना, सीधे सीधे। अब ये कंफ्यूज करता है अनागतावेक्षण और अतिक्रांत, इनको जरूर देख लेना। अनागतावेक्षण और अतिक्रांतावेक्षण, ठीक, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अनागता एक होता है रिट्रोस्पेक्टिव होता है, और एक है प्रोस्पेक्टिव और रिट्रोस्पेक्टिव। तो अनागतावेक्षणम एवं वक्षन्ति अनागतावेक्षणम, आगे यह आगे कहा जाएगा, मतलब कहा नहीं गया लेकिन आगे बताएंगे। जिस सूत्र स्थान में कोई चीज है तो उन्होंने चारक ने बोला कि भाई यहाँ चिकित्सा, कोई मान लो डिसीज आ गई तो बोले इसकी चिकित्सा चिकित्सा स्थान में कहेंगे, क्योंकि बार बार वही चीज हम नहीं रिपीट करें। ठीक है ना। तो ये प्रोस्पेक्टिव हो गया। और रिट्रोस्पेक्टिव अतिक्रांतावेक्षणम, यत पूर्वम अतिक्रांतावेक्षणम, यह पहले कह दिया गया है। मान लो चिकित्सा स्थान में कोई चीज है, शारीरिक स्थान में बोल देंगे हाँ सूत्र स्थान में इसके बारे में हमने बोल दिया है। ठीक है ना। तो पीछे की बात वो रेफर कर रहे हैं। संशय का मतलब है उभय हेतु दर्शनम, 2 प्रकार के असमान अर्थ के हेतु का वर्णन। जैसे तल हृदय मर्माघात होता है ना, जहां पर 2 डाउट होता है कि ऐसा तल हृदय है ना, सद्य प्राण नंबर होना चाहिए था लेकिन ये मारक होता है ना, ये कालांतर है फिर भी मारक है। व्याख्यान है तंत्रे अतिशयो वर्णनम व्याख्यानम, तंत्र में किसी अतिरिक्त विषय का वर्णन करना। मान लो आयुर्वेद पढ़ रहे हो, कोई दूसरा है, पता चला कि उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने लगे, है ना, तो ये जो है वो व्याख्यान कहलाएगा।
स्वसंज्ञा है अन्य शास्त्र, असामान्य स्वसंज्ञा, टेक्निकल शब्द जो होते हैं, शब्दावली। आयुर्वेद में जो आप पढ़ते हो उस शब्द का मतलब दूसरे शास्त्र में अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो जैसे अन्य शास्त्रों से विचित्र और अपने शास्त्र के अनुकूल संज्ञा, या आयुर्वेद में मिथुन, जैसे मिथुन से शहद और घृत का को ग्रहण किया जाता है। अब अन्य में तुम बोलोगे मिथुन का मतलब मिथुन चक्रवर्ती भी हो सकता है, और शहद घृत कैसे समझे, ठीक है। तो इस तरह समझिएगा। टेक्निकल शब्द मतलब जो भी इंडिविजुअल रहते हैं उसके बारे में। निर्वचन, निश्चित वचनम, निर्वचनम, किसी विषय में निश्चित रूप से कोई बात कहना कैटेगोरिकली, वो निर्वचन है। निदर्शन है, दृष्टांत, छोटी छोटी बहुत आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दृष्टांत, व्यक्ति, निदर्शनम, उदाहरण से किसी चीज को समझाया जाए, और ये बहुत अच्छा तरीका होता है एग्जाम्पल से किसी चीज को बताना। और नियोग मतलब होता है इदम एवं कर्तव्यम, ऐसा ही करना चाहिए, पथ्य आहार ही सेवन करना चाहिए, ठीक है। रात में शयन करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। ये क्या है, नियोग है। विकल्प है, ये खूब कंफ्यूज करता है, विकल्प और समुच्चय याद रखिएगा। विकल्प, इदम वा इति विकल्पम, वी से विकल्प, वा से विकल्प, या वा बीच में आ भी रहा है तो आप इसको ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वाह आ रहा मतलब विकल्प वाला है। यह अथवा वह श्रेष्ठ है ना। जहां अपन देते हैं ये या ये श्रेष्ठ है, कोई भी चीज हो। समुच्चय का मतलब इदम चा इदम चेती, यह और यह भी, ठीक है ना। इस तरह से इसका मतलब होता है। चा जहां आ रहा है समुच्चय है। यह भी अच्छा मांस वर्ग में एण, एण का मांस भी श्रेष्ठ होता है, लावा का और करके जहां बीच में आ रहा है वहां पर समुच्चय है, और अथवा करके कहीं चीज आ रही है वहां पर विकल्प है। ऊह यह है, यदि अनिर्दिष्टम बुद्धि गम्यते तद ऊह्यम, जो साक्षात ना हो मगर जिसका बुद्धि से अनुमान लगाया जाए उसे ऊह्य कहते हैं। तो इसको बार बार अभ्यास करोगे तो बनेगा, ठीक है ना। तो इस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन क्वेश्चन आते हैं। कल्पना है, नेक्स्ट पेज में चलिए। शास्त्रों में छुपे हुए गूढ़ रहस्य को प्रकट करने का साधन मात्र कल्पना कहलाती है। इंपॉर्टेंट चीज है कि कल्पना को किसने वर्णन किया, तो नाम आपको याद होना चाहिए, अरुणदत्त है। अब इसकी संख्या होती है 7 अरुणदत्त के अनुसार, और एक तंत्रिप्तिकार ने भी 7 ही बताए हुए। तो अरुणदत्त के अनुसार प्रधानस्य कल्पना, प्रधानेन कल्पना, गुण कल्पना, लेश कल्पना, विद्या कल्पना, भक्ष कल्पना, आज्ञा कल्पना, ठीक है। टू प्रगुलेवी भग्या, ऐसा करके है ना। एक एक शब्द, प्रा से 2 है, प्रधान से प्रधानेन, गु से गुण, लेस, है ना। तो ऐसे करके कुछ अपना ऐसे तरीके से उसको याद करना है कुल मिला के, है ना। और ये जो आता है प्रधान, गुण, लेस, इंगित, विभव, भक्ति और आज्ञा, ये भी 7 ही है। तो प्रगुले, इवी, भग्या करके है। भक्ष और ज्ञा से आज्ञा, आज्ञा, है ना। ऐसे करके इसको आप याद करिएगा। फिर है ताक्षल्य। ताक्षल्य की, इसको संसक्तता भी कहते हैं। जो इनके पहला शब्द है इनको ध्यान में रखें, कभी कभी संसक्तता पूछ सकते हैं तुमको कंफ्यूज कराने के लिए। तो किन्हीं दो स्थलों में कोई धर्म या क्रिया समान रूप से देखी जाती है तो वहां इसे ताक्षल्य कहते हैं। अर्थात ये शब्द याद रखेगा, अनुक्त, अंडरलाइन, अनुक्त विषय का अनुसंग द्वारा ज्ञान प्राप्त करना ताक्षल्य कहलाता है। संख्या होती है 17, ठीक है। पीएससी वगैरह में तो सीधे आपको संख्या उनख्या टाइप की चीज पूछेंगे, या किसने बताई है, ठीक है ना। अंदर का कम पूछते हैं लेकिन पीजी में अंदर से पूछ लेते हैं। अब जैसे आ गया ताक्षल्य। अब देखो ताक्षल्य का इस संख्या में भी ताक्षल्य काउंट हो रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि पूछ ले निम्न में से बताइए ताक्षल्य नहीं, और ताक्षल्य है बोले तो होगा ही नहीं, है ना। तो ताक्षल्य है, अवयव है, विकार है, समीप्य है, भूयस्व है, प्रकार, गुणी, गुण विभव, संसक्तता, संसक्तता, तद्धर्मता, है ना। और स्थान, तादर्थ, साहचर्य, कर्म, गुण निमित्ता, चेष्टा निमित्ता, मूल संज्ञा, तातस्य। अब इसको याद करना है आपको। अब इसके लिए ट्रिक जो अगर आप लिखना चाहें तो देख सकते हैं। सविता, अब, सविता मतलब तीनों का अलग मतलब होगा। अब भूत संग प्रस्थान कर गई,
गुणी के गुण की मूल चेष्टा सताता संत को। दूसरी लाइन, गुणी के गुण की मूल चेष्टा सताता संत को। ठीक है, इसको आप डिकोड कर लीजिएगा क्योंकि क्लास का टाइम हो रहा है तो बच्चे भी आ जाएंगे। 3 मिनट है अपने पास, हो जाएगा आराम से। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अपन चलते हैं। देखो आगे आ जाता है तंत्र दोष। तंत्र गुण अपन ने देखा था 18 होते, तंत्र दोष की संख्या जो है अरुण दत्त ने 15 और तंत्र युक्तिकार ने 14 बताई हुई है। तंत्र था जो शास्त्र को दूषित करे उसे तंत्र दोष कहते हैं। चरक ने 5 बताए, न्यून, अधिक, अनर्थक, अपार्थक और विरुद्ध। ठीक है, तो इसको अगर आप याद करना चाहें तो कैसे याद कर सकते हैं? एन ए भी ना, है ना। न्यून, अधिक, अनर्थक, अपार्थक और विरुद्ध। विश्वनाथ साहित्य दर्पण पुस्तक है, उसमें 5 ही बताते हैं संख्या। पद, पदांश, वाक्य, अर्थ और रस दोष, पीपी वर्ष, है ना। वाक्य, अर्थ और रस दोष। फिर इसके बाद है अरुण दत्त ने 15, तंत्र युक्तिकार के 14 और 15वां भिन्न क्रम। याद रखिए भिन्न क्रम एक्स्ट्रा जो उन्होंने बताया हुआ है, इंपॉर्टेंट है कौन सा एक्स्ट्रा बताया। तो तंत्र युक्तिकार के 14 जो आपको दिख रहे हैं नीचे, 8, 15, 14, है ना। अरुण दत्त और तंत्र युक्तिकार 15, 14। चलो, तो अप्रसिद्ध शब्द दुष्प्रणीत, असुखारोही। इसके सबके असुखारोही मतलब उच्चारण में जिसमें बड़ा कष्ट आए ऐसा शब्द ही हो। असंगतार्थम मतलब जो रेलिवेंट चीज नहीं है। भूयस्व बहुत ज्यादा कोई चीज बोली जाती है। अति विस्तृत बहुत डिटेल में बताए जो जरूरत नहीं फिर भी डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। अति संक्षिप्त जहाँ बहुत ही कम दिया हुआ है चीज। संदिग्ध है, डाउटफुल है, पुनरुक्त बार बार चीज कही जाए। निष्प्रमाण जो ऑथेंटिक नहीं है। निष्प्रयोजन जिसका कोई रेलिवेंस नहीं है। असमाप्ताक्षर वो लंबे चौड़े चौड़े सेंटेंस के तुम्हें उच्चारण करने में पता चला कि 5 मिनट में तो एक सेंटेंस खत्म हो रहा है। व्याहत हो गया। और अपार्थक मतलब अनर्थक। ऐसा करके 14 बताए हुए हैं। इसको आप लोग याद करिएगा, टिक बना लेना। हाँ, फिर अर्थाश्रय आ जाते हैं। क्रमहीन, प्रसंग रहित और गूढ़ार्थ शैली के परिज्ञान हेतु अर्थाश्रय का वर्णन किया गया है। संख्या सबकी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अरुण दत्त ने 20 बताई है और 21 अर्थाश्रय, ये काफी प्रचलित में 21 अर्थाश्रय बताए हुए हैं तंत्र युक्तिकार ने। उधर लेके देखो तंत्र दोष तंत्र युक्तिकार ने 14 बताया, अरुण दत्त ने एक एक्स्ट्रा बताया। अर्थाश्रय इधर अरुण दत्त एक कम बोलते हैं, तंत्र युक्तिकार एक एक्स्ट्रा उपधालोप करके बोल रहा है ना। तो इसको ध्यान में रखें। आदि, मध्य, अंत, उभय पदलोप, सर्वलोप, उपधालोप, वर्ण उपजनन, ऋषि पृष्ठ, तंत्र शैली, तंत्र संज्ञा इंपॉर्टेंट है। प्रकृतार्थ, समान तंत्र प्रत्यय, परतंत्र प्रत्यय, हेतु, हेतुक धर्म, कार्य कारण धर्म, आद्यांत विपर्यय, शब्दान्यत्व, प्रत्याक्षय धर्म, उपनय। उपनय, संभव देख लो, संभव अपन ने पीछे पढ़ा था ना, तंत्रयुक्ति में भी आया था और अर्थाश्रय में भी आया हुआ है, इसको अंडरलाइन मारिए। और विभव, ठीक है। अब उसका ट्रिक कुछ बना लेना। 2 तंत्रों का 6 बार लोप हुआ, ऐसा। तंत्र से मतलब 2 तंत्र का मतलब तंत्र से 2 शब्द आ रहे हैं ना, तंत्र शैली, तंत्र संज्ञा। 6 बार लोप हुआ। तो लोप वाले 6 चीजें, आदि, मध्य, अंत, उभय, सर्व और उपधा लोप, ऐसा करके 6 2 8 तो ही हो गए। फिर लिख लो ऋषि के प्राकृतिक शब्दों का वर्ण। ऋषि के प्राकृतिक शब्दों का वर्ण स्वतंत्र परतंत्र रूप से उपविश सा है। ठीक है, इसको डिकोड करिएगा। ऋषि से ऋषि निश्चय आ जाएगा, है ना। और इसमें 2 धर्म भी आते हैं, है ना। प्लस 2 धर्म, धर्म का मतलब जो आते हैं ना, कार्य कारण धर्म और हेतु हेतुक धर्म। इस तरह से आपका ये 21
डिकोड हो जाना चाहिए, एक बार देख लेना, कुछ कमी पड़े तो इसमें कुछ ऐड करना। ठीक है ना। तो आज इस तरह से इसका होता है समापन। अब ये गायब रहते हैं, इनकी क्या क्लास लोगे यार, मेरे समझ में नहीं आता है, क्यों माजी? अब मान के चलो पीएससी वाले ठीक है, ये वाले सब गायब रहते हैं, इनका क्या होगा? अरे मालिक है। सर क्लास चल रही आपके पास, क्या और भी बैठते हैं ना, ऑडियंस बैठती है सर? अरे ऑडियंस ऑडियंस ठीक है, इस समय तो कोई नहीं आता है। अब मैं तो चालू वैसे कर दिया था, क्योंकि मुझे खत्म करना, ये नौटंकी रह जाएगी तो क्या ही चलेगा, है ना। तबस्सुम, तुम्हारे तुम्हारे बैचमेट कहाँ गायब हो गए? सर पता नहीं, श्वेता तो शायद घर गई है, मेघा तो यहीं पे है। नहीं, दो तीन लोग हो, अब तुम लोगों की वजह से तो मैं करवा नहीं, हमको क्या पड़ा है, नहीं कुछ दूसरा काम कर लेते। जी हम्म, सर। उसमें क्या होता, मजा नहीं आता है, वो मन बहुत वैसे वाला नहीं है, नहीं आओ तो क्या ही करोगे। कल से चरक हम्म, चरक सूत्र। चरक सूत्र दो तीन ही दिन रहेगा, सिर्फ 10-10 चैप्टर अपन मेन मेन जो चीज होगा उसको बस टिक करवाएंगे, है ना। तो चरक सूत्र डिटेल में इन लोगों को बाद में कराएंगे, जब अब पढ़ाने का मन ही नहीं करता, जब ऐसे करेंगे तो फिर किसको पढ़ा दो। एक आप मान लो कभी तबस्सुम दिख जाएगी, कभी कोई ऐसा, तो क्या ही मतलब है। ऑफलाइन बल्कि करवा देंगे, है ना। तुम लोग तो पढ़े हो नहीं, तुमको क्या पढ़ना रिवीजन हो जाएगा सर, है ना। रिवीजन तो हो जाएगा। तबस्सुम ऐसा करो कि अब ये लोग आए ना, इनसे बोल देना पढ़ना लिखना है तो सीरियसली आके यहाँ आके पढ़ो, ऑनलाइन वाला नहीं। जी, जी सर। क्योंकि हम देख रहे हैं उसका रिजल्ट भी कुछ निकल नहीं रहा है, 2 सेकंड में आया। हम्म, तो थोड़ा सा मैसेज कन्वे कर देना, पढ़ना सीरियसली पढ़ो, नहीं जबरदस्ती के क्या मतलब है, मुझे सर समझ नहीं आता, मैसेज हमको मैंने भी कल नहीं ही आता कर है वो। दिया था उनको। मैसेज मैंने 2 दिन पहले ही किया था, तो श्वेता ने बोला कि वो घर पे है और मेघा तो यहीं पे है, तो फिर उसको ऐसा कुछ मैंने बोला नहीं। ऐसा कर लो, बेटर होगा कि तुम लोग ना जो वो होगा यही आके कर देना, वो ऑनलाइन क्लास नहीं है। तो मजा आता नहीं है ना, अब हमको उनका परफॉर्मेंस नहीं दिया, मान लो तुमने पिछले वाला टेस्ट तो चलो ये वाला देते भी हो, ये गायब ही रहते, इनका कोई लेने देने नहीं। सर तो जैसे मैं आती हूँ तो मैं सिर्फ अकेले पढ़ जाती हूँ, बाकी लोग तो फिर रहते नहीं है दोनों, और अभी जूनियर्स भी नहीं आते हैं। दिक्कत तो यही आ रही ना कि हम कि इसको पढ़ाए, मैंने सो आप हमारी ऐसे आदत है, जब यहाँ मान लो कोई बैठे भी नहीं, ऑनलाइन भी नहीं दिख रहे हैं, तो फिर क्या किसको बताएं, बताओ। जी सर, वो आप सही कह रहे हो। और जैसे इन लोगों का भी चल रहा है, तो अब इनका तो पैनिक होना स्वाभाविक बात है कि अब एग्जाम इनकी क्या कहते हैं कि अगले महीने है, तो अब सब पढ़े नहीं है तो इनको इतनी जरूरत भी नहीं है। चलो माझी मान लो आ जाता है तो उसका इंटरेस्ट जो भी है तो आ जाता है, बाकी ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है ना। जी सर। बाकी एक्चुअली तुम लोगों मेन को तो मेन तो पढ़ना ही हमारी है ना बैच वालों तुम। को आना चाहिए। यस सर। बिल्कुल है, बहुत मतलब नॉन सीरियस टाइप के हैं, अब ऐसे में कैसे काम चलेगा। एक बार उनसे समझ लो, पढ़ना लिखना है जी तो सर। ठीक है, नहीं तो जाओ आराम से घूमे फिरे, फिर क्या करेंगे। जी सर। जैसा कि ज्यादातर तुम्हारे बैच बैच घूमे रहे हैं, तुमको लगता होगा अगले साल है तो देख लेंगे, इसी साल नहीं करवा अगले साल क्या कर पाओगे। और ये मान चलो कि इंटर्नशिप का टाइम सबसे गोल्डन टाइम होता है, अगर इसमें तैयारी नहीं हुई ना तो फिर लटक गए। जी सर। ये मेरा अनुभव है, ठीक है ना। जी सर। तो सर मैं मैसेज तो कर दूंगी, यही, बट अगर वो लोग का नहीं हो पाता है तो फिर मैं तो सिंगल ही रह जाऊंगी ना। तो तुम आके पढ़ लेना, ये अब फिर हम ऑनलाइन नहीं लेंगे क्लास, तंग आ गए। जी सर। ठीक है ना, उनको कह देना आना है तो वो कर ले।
बहुत वो वाला मुझे समझ में नहीं आ रहा, ना तो टेस्ट देते हैं ना तो उनका परफॉर्मेंस समझ में आ रहा है, कैसे काम होगा। देखो अपन तो एक माझी और ये ब्योमकेश दो आते इनको भी हमने पढ़ाया तो हमें दिक्कत नहीं हुई, लेकिन उसका ये रहता था कि हाँ बेचारे करते थे, अब ये था कि करेंगे ही आगे जाके, ठीक है ना। जी सर। समस्या इस चीज का नहीं है, अब हम एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा हम दे रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं निकल रहा तो फिर क्या ही आएगा उसको, क्या जीरो परिणाम। जी सर। हम्म? सर तो अभी ये जो चरक चलेगी, जो आपने बोला था कि रिवीजन जैसे चलेगा 1 से 10 वाला, तो वो भी ऑफलाइन रहेगा हम्म, कि ऑनलाइन रहेगा? नहीं अभी तो ऑनलाइन का चलेगा, 2-3 दिन का है। जी। और तुम लोग हम ये सोच रहे थे कि हिस्ट्री वाला करवा दे, लेकिन हम गायब रहते तो किसको करवाएं यार, मुझे समझ नहीं आया। मैं यहाँ पर क्लास भी होती 5 मिनट बैठा हूँ, कोई जुड़ ही नहीं रहा है। अपन ऐसे जी चीज में मेरे को पसंद नहीं है, मतलब क्या ही करोगे बताओ। सर, मैं एक बार मैसेज कर दूंगी उन्हें। एक बार वो उन लोगों लोग। से समझ लो सीरियसली कि पढ़ना लिखना जी। है, सर ने पूछा है ना। जी। हम्म। नहीं पढ़ना है तो कोई बात ही नहीं, एंजॉय करो दिक्कत क्या है? क्यों। जी सर। तो एक बार समझ लो इन लोगों से क्या कैसे है, नहीं देख लेना, अगर तुम तो यही कोई भी आगे यहीं तो पढ़ लेना, फालतू ऑनलाइन वाला बंद कर देंगे। जी सर। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि लोग बाग है ना, जैसे पीजी वाला भी, ये तो सब पढ़े हुए, इनको कोई इतनी जरूरत भी नहीं है बिल्कुल, है ना। जी सर, उन लोग का तो 1 से 2 टाइम हो गया है, सभी ऑलमोस्ट सीनियर हाँ ही तो हैं। तुम लोग पहले बातचीत कर लो, देख लो, अगर वो दोनों आती है ठीक है, नहीं तुमको लगे तो वो आके तुम शाम को 1 घंटे पढ़ लेना, बाकी जान लो, बताओ, जी सर। है ना। जी। क्योंकि यहाँ पर वो भेड़ चाल थोड़े न, यहाँ पर भेड़ चाल चलती है, यहाँ लोग गए तो वे बोले 10-20 इकट्ठे चले गए, ऐसे जी काम सर। होता नहीं है। ठीक है सर। तो उनसे कह सर देना तो कि सर ऐसे अब। ऐसे कह रहे थे कि तुम, जी सर। क्योंकि भाई तुम लोगों की तुम्हारे लिए मैं क्लास ले रहा हूँ, उनको इनके लिए नहीं ले रहा हूँ कि नहीं नहीं इन लोगों को करवाना है, समझ रहे हो ना। जी। क्योंकि इनके सिलेबस में भी नहीं है, इनको इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं कि पढ़ने ही। जी सर। लेकिन गायब हैं, जिनको पढ़ना चाहिए वही गायब है, तो दूसरों को क्या नाम लेंगे। दूसरों को तो क्या ही है। चलो ठीक है, पता है ठीक है। ना। जी सर, ठीक है। टेस्ट की तैयारी करो, तुम्हारा पिछला तो ठीक है, तो थोड़ा लगे रहो ना, जाने दो जो जैसा करेंगे भरेंगे। जी सर। चलो ठीक है।